हेलो दोस्तों, पावर प्लांट गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे रैंकाइन साइकिल क्या होता है, कैसे कोई थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है, क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है और कैसे हम लोग रैंकाइन साइकिल के इफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। इन सभी बातों का डिस्कस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रैंकाइन साइकिल का नाम विलियम जोन्स रैंकाइन, जो कि ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। रैंकाइन ने ये बताया हमें कि कैसे कोई थर्मल पावर प्लांट इस साइकिल पे वर्क करता है। उसके लिए उन्होंने कुछ एजम्पशंस भी बताए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उस साइकिल के लिए फ्लूइड का कंटिन्यूस इवापोरेट और कंडेंस होना ज़रूरी है और उस साइकिल के लिए कुछ कंपलसरी कंपोनेंट चाहिए, जिसमें बीएफपी, बॉयलर, टरबाइन और कंडेंसर आता है। तो इस डायग्राम को हम लोग पहले ही ओवरव्यू देख चुके हैं डिटेल में पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पे जाके वो देख ले, ताकि ये रैंकाइन साइकिल पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। फिलहाल हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी इसकी जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक एक इक्विपमेंट के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो 4 से 1 नंबर जो बीएफपी होता है, वो कंडेंसर से पानी लेकर उसको प्रेशराइज करके बॉयलर को फीड करता है, इसीलिए इसको बीएफपी कहा जाता है। जैसे ही वाटर बॉयलर में पहुंचता है, वहाँ पे स्टीम बनता है कांस्टेंट प्रेशर पे। 1 से 2 नंबर यहाँ पे स्टीम का जनरेशन होगा। फिर 2 से 3 नंबर यहाँ पे टरबाइन में वर्क हमें मिलेगा, जहाँ पे स्टीम का एक्सपेंशन होता है और यहाँ पे इंट्रोपी कांस्टेंट होती है, मतलब प्रोसेस आइसेंट्रोपिकली होता है। फिर 3 से 4 नंबर में स्टीम जो है वो कंडेंसर में आएगा, वो यहाँ पे अपना हीट रिजेक्ट करेगा और फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसी तरह इस वाटर को हम लोग बीएफपी के द्वारा हाई प्रेशराइज करके बॉयलर को फीड करते हैं और ये कंटिन्यूस ये साइकिल चलता रहता है। इसी साइकिल को हम लोग रैंकाइन साइकिल कहते हैं। इसी डायग्राम को हम लोग अब टीएस और पीवी डायग्राम में देखेंगे। टीएस और पीवी डायग्राम को समझने से पहले कुछ टीएस डायग्राम का हम लोग बेसिक चीज़ जान जाते हैं। टीएस मतलब टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी होगा। इंट्रोपी क्या होता है, तो किसी भी फ्लूइड का जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके डिग्री ऑफ रैंडमनेस को ही इंट्रोपी कहा जाता है। मतलब उसके मॉलिक्यूल में कितना मूवमेंट है, उसी को हम लोग इंट्रोपी कहते हैं। किसी फ्लूइड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका इंट्रोपी भी बढ़ेगा और अगर उसका टेम्परेचर घटाएंगे तो उसका इंट्रोपी भी डाउन होगा। अब यहाँ से देखिए कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो ब्लैक कलर का लाइन आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, तो इधर वाले लाइन को हम लोग लिक्विड जोन कहते हैं। राइट साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको लाइन दिख रहा है, तो इसके साइड में ये जो जोन होता है, ये स्टीम या वेपर जोन उसको कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपको स्टीम और वेपर ही मिलेंगे। अब इस बीच वाले जोन को हम लोग लिक्विड प्लस वेपर जोन कहेंगे। मतलब यहाँ पे लिक्विड भी मिलेगा और वेपर भी मिलेगा। इस लाइन को अगर देखेंगे और इस लाइन को देखेंगे तो ये आपस में ऊपर में जाकर मर्ज हो जाते हैं और हमें एक पॉइंट मिलता है, जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट जहाँ पर वाटर डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, उसे स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए कोई भी लेटेंट हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल प्रेशर का वैल्यू होता है 221 बार और क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू होता है 374 डिग्री सेंटीग्रेड। इस लाइन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे x = 0 है, मतलब यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 होता है और यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, तो इसको सिंपल भाषा में अगर समझे तो स्टीम कितना ड्राई है, ये हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन से ही पता चलता है। अगर किसी स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 है, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से वाटर फॉर्म में है। अगर किसी स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से स्टीम फॉर्म में है। अगर किसी स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.5 है, इसका मतलब उसमें आधा लिक्विड है और आधा वेपर है। आई थिंक कि ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके डायग्राम को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि 4 से 1 नंबर क्या हो रहा था कि बीएफपी जो है वो लो प्रेशर वाटर को हाई प्रेशराइज करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 से 1 नंबर ये बीएफपी जो है यहाँ से यहाँ तक कुछ इसका पहले से ही वाटर का टेम्परेचर होगा, तो ये जो लाइन जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर 1 से 2 नंबर तक बॉयलर में
हमें स्टीम जनरेट करके मिला। तो उसको अगर हम लोग डिटेल में देखें तो 1 से 1 तक हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर में वाटर को भेजने से पहले हम लोग इकोनोमाइजर में भेजते हैं, जिससे वहाँ पर भी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इंट्रोपी भी बढ़ेगा। तो ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से जाएगा। ये यहाँ पे जैसे पहुँचेगा बॉयलर में, तो बॉयलर में ये लेटेंट हीट को गेन करेगा, जिससे यहाँ पर इसका फेज चेंज होगा। ये वाटर से पूरी तरह यहाँ तक जैसे ही आएगा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। फिर हम लोग उसको उसी स्टीम को सुपर हीटर जोन में भेजते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर हाई होता है। तो 2 से 2 तक हम लोग उसको सुपर हीट किए, जहाँ पे हम लोग को एक सुपर हीटेड स्टीम मिलता है। फिर 2 से 3 क्या होता था, तो 2 से 3 हम लोग का जो स्टीम था वो टरबाइन में जाता था, जहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट होता है और वो टरबाइन में उसका एक्सपेंशन होता है और यहाँ पे हमें कुछ वर्क आउटपुट मिलेगा। तो 2 से 3 ग्राफ जो है वो इस तरह से जाएगा, कांस्टेंट ग्राफ वर्टिकल। और फिर 3 से 4, तो 3 से 4 क्या होता था, कंडेंसर में स्टीम गया, फिर वो वहाँ पे हीट रिजेक्ट करता था और फिर से जो स्टीम था वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 से 4 यहाँ तक फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो फिर यही साइकिल बार बार चलते रहती है। अब इसी चीज़ को अगर हम पीवी डायग्राम में देखेंगे तो 4 से 1 नंबर जो बीएफपी था वो वाटर को लो प्रेशर से हाई प्रेशराइज करके बॉयलर को फीड करता था। तो 4 से 1 नंबर तक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, जहाँ पे बॉयलर को वाटर फीड किया जाता है। फिर 1 से 2 नंबर क्या हुआ, वाटर बॉयलर में गया और हमें स्टीम मिला। फिर 2 से 3 नंबर क्या होता है, तो 2 से 3 नंबर टरबाइन में गया और यहाँ पे स्लाइटली वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और हमें वर्क आउटपुट मिलेगा। फिर 3 से 4 नंबर ये कंडेंसर में गया, वहाँ पे हीट रिजेक्ट किया और फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए बीएफपी में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है, बॉयलर में आइसोबारिक हीट एडिशन होता है, मतलब वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होता है। टरबाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, मतलब वहाँ पे इंट्रोपी कांस्टेंट होगा। और कंडेंसर में आइसोबारिक हीट रिजेक्शन होगा। अगर इस रैंकाइन साइकिल की इफिशिएंसी की बात की जाए तो इफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट। जो हमें आउटपुट मिला डिवाइडेड बाय जो हम लोग इनपुट दिए, तो इससे हमारा रैंकाइन साइकिल का इफिशिएंसी निकलेगा। तो आउटपुट हमें क्या मिला, नेट वर्क डन, और हमने इनपुट क्या दिया, तो हीट सप्लाई टू द बॉयलर। तो देखिए यहाँ पे हमें वर्क कहाँ से मिलता है, वर्क टरबाइन से मिलता है, और वर्क देना कहाँ पड़ता है, तो पंप में देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमें वर्क मिलेगा H2 माइनस H3, जो आपका हायर इंथाल्पी माइनस लोअर इंथाल्पी का जो स्टीम होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे तो टरबाइन का वर्क डन मिलेगा। और ठीक उसी तरह पंप में जो हमें वर्क देना पड़ा था तो ये हो जाएगा H1 माइनस H4। इन दोनों वर्क को आपस में घटाएंगे तो हमें नेट वर्क डन मिल जाएगा। ओके, अब जो हम लोग इनपुट दिए थे तो बॉयलर में हम लोग कितना अमाउंट ऑफ हीट दिए थे, जो हम लोग ने स्टीम दिया था वो दिया था, उसकी इंथाल्पी H1 थी और हमें जो आउटपुट मिली उसकी इंथाल्पी H2 थी। तो H2 माइनस H1 जो होगा हम लोग को हीट देना पड़ा था, तो ये हो जाएगा H2 माइनस H1। अगर बीएफपी द्वारा किया गया वर्क को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा H2 माइनस H3 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। ये हो जाएगा रैंकाइन साइकिल की इफिशिएंसी। तो आई थिंक रैंकाइन साइकिल आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल रहा होगा, और यदि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।